क्यों स्टूडेंट्स, तो हम एमडी कैट की एमसीक्यूज़ के सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 1100 एमसीक्यूज़ से कर लिया था, और जैसा कि आप जानते हैं कि 1250 एमसीक्यूज़ इसमें मौजूद हैं, 1250, तो 150 एमसीक्यूज़ रह गए हैं, तो जो आज हम कवर अप कर लेंगे इसके। तो ये कंप्लीट हमारी केमिस्ट्री की जो है वो प्रैक्टिस इसमें कंप्लीट हो जाएगी। दैन इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश या लॉजिकल में कोई चीज़ करनी है तो वो करेंगे। तो अब यहाँ पर आते हैं 1101 से स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज़ को। ये लेक्चर नंबर 8 होगा इस सीरीज़ का, और 8वें लेक्चर पे कंप्लीट हो जाएगा ये। और हर लेक्चर लगभग 1 या 1.5 घंटे का आपको मिलेगा, तो तकरीबन ये 12-13 घंटे के टोटल ये सीरीज़ ओवरऑल हमारी बनती है। उन बच्चों से जो सिर्फ एक ही कोई सीरीज़ देखना चाहते हैं उनके लिए बस ये है। अदरवाइज़ से पहले मल्टीपल और सीरीज़ मैंने एमसीक्यूज़ के अपलोड किए हैं, चैप्टर वाइज भी और अलग तरह से भी। तो केमिस्ट्री के एमडी कैट 2025 के लिए एमसीक्यूज़ है ये। तो पहला है कि विच वन इज़ आ मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर। इसमें से कौन सा एक पॉलीमर है? पॉलीइथाइलिन, या जिसको हम पॉलीथीन कहते हैं। दिस इज़ द पॉलीमर ऑफ इथीन। ग्लूकोज, इथेनॉल एंड मीथेन आर नॉट पॉलीमर्स। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पॉलीथीन। मैक्रोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है। तो पॉलीमर का टॉपिक आपके पीएमडीसी सिलेबस में मौजूद है, तो उस लिहाज से आपको याद रखना है। इथेनॉल मीथेन तो नहीं है पॉलीमर, और इनका पॉलीमर कुछ होता भी नहीं है। इथेनॉल का पॉलीमर कुछ नहीं होता, मीथेन का भी पॉलीमर नहीं बनता, क्योंकि पॉलीमर उसमें बनेंगे जहाँ पर कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड्स पाई जाएंगे, तभी पॉलीमर्स हमारे पास फॉर्म होंगे। ग्लूकोज का पॉलीमर क्या कहलाता है? व्हाट इज़ द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज? हाँ, कार्बोहाइड्रेट। गलत जवाब। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज खुद है, तो कार्बोहाइड्रेट कैसे ग्लूकोज का पॉलीमर हो सकता है? ग्लूकोज खुद एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज का पॉलीमर क्या कहलाएगा? स्टार्च। वैसे पॉलीसैकेराइड्स होता है, वो ग्लूकोज के पॉलीमर होता है। उसमें स्टार्च हो सकता है, ग्लाइकोजन भी हो सकता है, ठीक, सेल्यूलोज भी हो सकता है। ये सारे ही ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं। बॉन्डिंग अलग अलग तरह से होती है, वरना होता है सब ग्लूकोज ही है। जब हमको चाहे सेल्यूलोज ले लो, स्टार्च ले लो, ग्लाइकोजन ले लो, इनमें से किसी की भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको ग्लूकोज ही मिलेगा इन द एंड। बट वो किसी में अल्फा डी ग्लूकोज है, किसी में कुछ और, इस तरह से अलग अलग है। नेक्स्ट 1102, द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स इज डैश। अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन का मोनोमर अमीनो एसिड होता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन सोप फॉर्मेशन फैट रिएक्ट विद डैश। सोप की फॉर्मेशन में फैट किसके साथ रिएक्ट करता है? सी, NaOH के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करेगा तो सोप की फॉर्मेशन होगी। बिल्कुल सही। KOH से भी कर सकता है, NaOH से भी कर सकता है, दैट इज सपोनिफिकेशन। 1104, टेरिलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। टेरिलीन किसकी एग्जाम्पल है? टेरिलीन, ये तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, दिस इज एक्चुअली फ्रॉम ओल्ड बुक। ये ओल्ड बुक का है कि टेरिलीन हमारे पास जो है ना, टेरिलीन की बात करते हैं तो ये हमारा एक पॉलीमर होता है, ठीक है। ये एक सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर होता है असल में टेरिलीन। इसी को हम लोग जो है वो पॉलिस्टर कहते हैं, इसको पॉलिस्टर कहा जाता है, पॉलीईस्टर, ठीक है। एस्टर होता है, एस्टर का पॉलीमर होता है ये। और वो एस्टर किससे बनता है? 2 चीज़ों से मिलकर बनता है टेरिलीन। एक अल्कोहल जो हमारे पास होता है वो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, और जो एसिड हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे पास होता है वो होता है टरपैथेलिक एसिड। तो टरपैथेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल का जो पॉलीमर होता है हमारे पास है, दैट वी कॉल टेरिलीन, या पॉलिस्टर इसको हम कहते हैं। पॉलिस्टर फैब्रिक आर्टिफिशियल कॉटन होता है ये असल में, या सिंथेटिक कॉटन कह सकते हैं, एक सिंथेटिक फाइबर है। तो टेरिलीन जो है ना वो असल में एक तरह से एडिशन नहीं बल्कि कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। तो कंडेंसेशन से बनता है कम। इथाइलिन ग्लाइकोल और टरपैथेलिक एसिड का कंडेंसेशन पॉलीमर होता है हमारे पास, सी ऑप्शन। बट ये ओल्ड बुक से है, ओल्ड कोर्स जो हमारा सिन बोर्ड का था, न्यू बुक में तो टेरिलीन का कॉन्सेप्ट नहीं है। न्यू बुक में हमने सिर्फ 2 ही फाइबर्स पढ़े हैं बुक के अंदर सेकेंड ईयर की, दैट इज़ एक हमारा नायलॉन 6x6 है और एक पॉलीथीन है, या PVC होगा, सॉरी PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके अलावा भी मैंने आपको पॉलीमर्स बताए हैं जब हम पढ़ रहे थे पॉलीमर का टॉपिक, तो उसमें टेरिलीन भी एक होता है।
तो टैरेलिन ही तरह का असल में एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर बनता है। इसका मोनोमर क्या होता है? इथाइल ग्लाइकोल और टरपैथेलिक एसिड, ये इसका मोनोमर होता है। इन दोनों के जब ये दोनों बड़ी तादाद में कंबाइन होते हैं तो हमारा पॉलिस्टर फैब्रिक बनता है, इसको टैरेलिन कहा जाता है। दैट्स इट। 1105 है द सिंथेटिक पॉलीमर यूज इन नॉन स्टिक कुकवेयर इज डैश। नॉन स्टिक जो फ्राइंग पैन होते हैं उसमें कौन सा पॉलीमर यूज़ करते हैं? ये भी मैंने आपको बताया था, इसमें पॉलीमर में बताएं। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में कौन सा पॉलीमर इस्तेमाल किया जाता है? बोले, भूल गए सारे? हाँ, टेफ्लॉन। तो पीवीसी जो है, पीवीसी हम इस्तेमाल करते हैं वायर्स के अंदर। टेफ्लॉन या टेट्राफ्लोरोइथेन जिसको हम कहते हैं, ये इस्तेमाल किया जाता है नॉन स्टिक पैंस के अंदर, जैसे कि आप बता रहे हैं आंसर। नायलॉन 6x6 होता है ये, इसको हम लोग फाइबर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन का धागा जो हमारे पास होता है। और पॉलीस्टीरीन असल में ये हमारे पास क्या होता है, ये आपको मैंने बताया था, दिस इज़ थर्मोकोल। ये थर्मोकोल होता है, विनाइल बेंजीन का एक पॉलीमर होता है, पॉलीस्टाइरीन या स्टाइरीन का पॉलीमर होता है। तो इसका आंसर तो बी हो गया, दैट इज़ टेफ्लॉन। ठीक है, सही है। ये बाकी सारे भी पॉलीमर्स हैं, अलग अलग सारे एडिशन पॉलीमर्स यहाँ पर सारे। नायलॉन वाहिद है जो हमारा जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है, हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन का और एडिपिक एसिड का। अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर एडिशन पॉलीमर्स। इनमें द करेक्ट ऑप्शन ऑफ बी, बिकॉज टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथेन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स। जैसे फ्राइंग पैन तो लोहे का ही बना होता है, स्टील का बना होता है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है। लेयर देखा कि लेयर चढ़ी होती है ना, वो चमक सी रही होती है, उसमें डिस्को जैसा होता है बिल्कुल, वो होता है हमारा टेफ्लॉन की लेयर होती है, प्लास्टिक की लेयर चढ़ाई होती है। इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ अगर आप फ्राई करते हैं, एग्स वगैरह कुछ भी, तो चिपकता नहीं है उसमें, नॉन स्टिक पैंस कहलाता है। हाँ, लेकिन वो उखड़ भी जाता है, वो लेयर जो है ना, अगर आप घर पे यूज़ करते हो वो उखड़ जाता है। तो उसमें चम्मच आप नॉर्मली ना वो वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्टील वाला जो नॉर्मल चम्मच जो आप कढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं, वो उसमें नॉन स्टिक पैंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके लिए वुड के बने हुए लकड़ी के अलग से चम्मच आता है, तो उससे वो खड़ता नहीं है। वो आगे से ना वो गोल सा होता है, राउंडेड टाइप का होता है, तो उससे वो खड़ता नहीं है लेयर, वरना वो लेयर उखड़ गया तो वो बेकार हो जाता है फिर आपका नॉन स्टिक। तो उसको रिपेयरिंग होती है फिर उसकी। तो अगर आपके घर पे यूज़ करता है तो आपको पता होगा टेफ्लॉन के बारे में। तो होता है कोई घर पे यूज़ नॉन स्टिक? किसी घर पे यूज़ होता है? आपके घर पे स्टिक यूज़ होता है, आपके घर पे भी नॉन स्टिक यूज़ होता है। आप नॉन स्टिक यूज़ करते हैं, चिपकता नहीं है उसमें, तो फिर उसमें चम्मच भी दूसरा यूज़ करते होंगे आप लोग। चलो सही, ऐसे ही मैं बता रहा था कि घर की चीज़ें को ऐसी क्वेश्चन के बाहर की है। 1106 इज द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग इन्वॉल्व्स डैश। ये मैंने आपको बताया था, क्रैकिंग का प्रोसेस पता है क्या होता है? क्रैकिंग क्या किससे कहते हैं पता है? ये भी ओल्ड बुक का टॉपिक है, न्यू बुक में तो शायद क्रैकिंग हमारी है ही नहीं। क्रैक करने का क्या मतलब होता है? क्रैकिंग का क्या मतलब होता है? तोड़ देना। तो अगर किसी हैवी हाइड्रोकार्बन को लार्जर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग। अगर एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट है, उसको स्मॉलर एटॉमिक वेट वाले कंपाउंड्स में ब्रेक किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो उसका हो जाएगा बी, ब्रेकिंग लार्ज हाइड्रोकार्बन्स। समझ गया? 1107 है द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज डैश। यस यस, सी ऑप्शन मीथेन हो जाएगा, 95% हमारा है। नेक्स्ट है बेटा 1108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स किसे कहा जाता है? व्हाट इज? तो रिन्यूएबल कहते हैं किसे? जिसको रिन्यू किया जा सके या जो कभी ख़त्म ना हो, जो बार बार इस्तेमाल कर सकें, जिसका कभी ख़ात्मा ना हो, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकेगा दुनिया से। तो जो विंड है, सी ऑप्शन, वो एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। बाकी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल तो एक दिन आएगा दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। ये जो फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास हैं, तो फॉसिल फ्यूल कोई भी हमारा रिन्यूएबल नहीं होते, सारे नॉन रिन्यूएबल होते हैं। लेकिन जो सोलर एनर्जी हो गई, सनलाइट हो गई या फिर विंड हो गई, या तो ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। 1109 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स। नेचुरल गैस हो गया, फॉसिल फ्यूल, सी ऑप्शन। 1110 है द फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इज मोस्टली डैश। बताइए, ये तो फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, न्यूक्लियर रिएक्टर में।
यूरेनियम 238 इस्तेमाल करते हैं ना अभी, सॉरी यूरेनियम 235 इस्तेमाल करते हैं। 238 कहाँ से? प्लूटोनियम 238 यूज़ होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ज़्यादातर हम लोग यूरेनियम 235 इस्तेमाल करते हैं। 9th क्लास में पढ़ा होगा ये यूरेनियम 235। सेकेंड है प्लूटोनियम का 238 यूज़ होता है। तो क्या फ़र्क है दोनों में? है तो दोनों आइसोटोप्स। तो 238 होता तो है यूरेनियम, इसका एक आइसोटोप है, न्यूट्रॉन्स इसमें ज़्यादा होता है, सिंपल सी बात है। आप कह रहे दोनों ही यूज़ होता है, ए और बी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर चूँकि मोस्टली कहा गया ना, ज़्यादातर तो 235 ही यूज़ होता है, 238 रेयरली यूज़ होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा 235 का यूज़ है। 238 का यूज़ कम है, इसका मतलब है जब हम 238 कम पढ़ते हैं, होता तो है इसका आइसोटोप। प्लूटोनियम का 238 जो है वो बड़ा फेमस है। जो प्लूटोनियम 238 होता है वो काफ़ी फेमस होता है। उससे हम लोग पेस मेकर जो होता है हार्ट का, उसमें यूज़ करते हैं टू रेगुलेट नॉर्मल पल्स इन द हार्ट। तो उसके लिए हम लोग प्लूटोनियम 238 यूज़ करते हैं, वो तो फेमस है। 1111 1111 नंबर MCQs है। द डिटर्जेंट्स आर जनरली डैश। यह तो और तो कोर्स सवाल आ रहा है। डिटर्जेंट्स नॉर्मली क्या होता है पता है आपको? नहीं, ए और बी नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी जो है ना, देज आर एक्चुअली सोप्स। सोप जो है वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, फैटी एसिड के। ये हो गया सल्फोनिक एसिड सॉल्ट, सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं ये, ठीक है। तो जैसे SO3 है ना, SO3H हो गया, उसके साथ SO3 के साथ Na आ गया, सोडियम सल्फोनेट, इस तरह से ही हमारे पास होता है। सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं। तो सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये ओल्ड कोर्स का सवाल है, इट इज़ नॉट द न्यू कोर्स। डिटर्जेंट आपके न्यू कोर्स में है ही नहीं, सारे ओल्ड कोर्स में ही। 1112 ग्रीन केमिस्ट्री प्रोमोट्स डैश। ये न्यू कोर्स का सवाल है, बट ये तो आपका रिड्यूस सिलेबस में से है। 9 में पढ़ा होगा आप लोगों ने ग्रीन केमिस्ट्री। पढ़ा है 9 में ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री किस चीज़ को प्रोमोट करता है? सी, वेस्ट रिडक्शन, या सी ऑप्शन कि कम से कम वेस्ट किस तरह से प्रोड्यूस हो और एनवायरनमेंट किस तरह से बेहतर हो। 1113 है फंक्शनल ग्रुप इन एस्टर इज डैश। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? बी ऑप्शन है, COO। एडिशन पोलिमराइजेशन इन्वॉल्व्स डैश। सी ऑप्शन, रिपीटिंग एडिशन ऑफ मोनोमर्स। 1115 है हाइड्रोकार्बन विद जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 इज डैश। अल्केन हो गया, सी। 1116 है इन LDPE। LD तो LDPE पता है, बायोलॉजी का कोई टर्म है ये? पता नहीं। LDL सुना है मैंने, LDL सुना है, HDL LDL, ये तो सुना होगा बायोलॉजी वालों ने। LDL किसको बोलते हैं बायोलॉजी में? लो डेंसिटी लिपिड्स जो होते हैं ना, LDL, हाई डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड, नहीं सुना है कि जब बहुत ज़्यादा तेल को बहुत ज़्यादा छाना जाता है, बहुत छाना जाता है, तो LDL में कन्वर्ट हो जाता है, लो डेंसिटी लिपिड में, जो हमारे बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। ये सब नहीं है बायोलॉजी में, तो क्या पढ़ते बायो तुम लोग? काम की चीज़ से पढ़ ही नहीं रहे हो, जो बॉडी में हमारी यूज़ हो रही है। किसी भी सब्जेक्ट में काम की चीज़ हम लोग नहीं पढ़ रहे होते, सच्ची बात है। केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी काम की चीज़ें वो नहीं पढ़ रहे जो पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री में बस यही पढ़ना चाहिए कि चीज़ें किस तरह से बनाई जाती हैं, दैट्स इट, जो डायरेक्टली इंडस्ट्रियल लेवल पे आपके काम आए, और कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो काम वही आएगा, जॉब उसी से मिलनी है कि चीज़ें बनती कैसे। इंटरव्यू दें तो आपको प्रोसेस पता हो कि ये प्रोसेस ऐसे हो रहा है, बजाय इसके कि आप थ्योरेटिकली पढ़ो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रेशन क्या होता है। लेकिन हम यही सब पढ़ते रहते हैं सिर्फ। बायोलॉजी में भी यही होता है। अब नॉर्मली बच्चों को ये बताया जाएगा कि बॉडी के ऑर्गन्स कैसे वर्क करते हैं, बीमारियां किस तरह की होती हैं, बीमारियां क्यों होती हैं, दवाई कौन से किस बीमारी के लिए, दैट्स इट, काफ़ी है इतना। इंटर में बंदा डॉक्टर बन जाएगा आधा, अगर उसको बता दिया जाए कि दवाइयाँ ये, जबकि आप लोग घास फूस और ये सब कुछ पढ़ते रहते हैं।
जैसे कोई काम नहीं है फाइलम कि फ़लाना रेगिस्तान के अंदर ऐसा जानवर पाया जाता है, वो फ़लाना फाइलम का होता है, डॉक्टर का उसको कोई काम नहीं है कि सांप किस फाइलम का है, उसके अंदर बॉडी में क्या है, कुछ काम का नहीं है। बट वो एक प्री रिक्विजिट है, हमें पढ़ना पड़ता है मजबूरन, वरना उसको कोई काम नहीं है। अगर हमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी पढ़ाई जाए ना 2 साल लगातार, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है प्रोफेशनली, जो बंदे डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन हर बंदा डॉक्टर बनता नहीं है ना, मसला कुछ बच्चा हमारा जोलॉजी भी लेता है, बॉटनी भी लेता है, इसलिए इंटर में ऐसा रखा जाता है कि बंदा हर फील्ड की तरफ चला जाए। जिसको बॉटनी में BS करना है वो भी कर सके। अब सिर्फ ह्यूमन बॉडी पढ़ाई जाएगी तो बॉटनी में BS से करने का रुझान ही नहीं हुआ किसी का, बॉटनी को लेगा ही नहीं, बोलेगा मैं पढ़ाई नहीं ज़िंदगी में, कभी हम क्यों लें। इस वजह से शायद पढ़ाते हैं, मुझे लगता है। लेकिन डॉक्टर बनने के लिहाज से तो बेकार है ये सब चीज़ें जो आप पढ़ रहे होते हैं, अक्सर चीज़ें। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। अब जैसे LDL है, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता ही नहीं, क्योंकि बॉडी में बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो LD जब भी आता है ना, तो यहाँ पर भी LD का मतलब लो डेंसिटी ही होगा। अब PE का क्या मतलब है, लो डेंसिटी प्रोफाइल एस्टर शायद हो सकता है, ये माइट भी पॉसिबल, मैंने पहली बार सुना है। बट LDP तो लो डेंसिटी ही है, क्योंकि मैं LDL सोच रहा हूँ तो मैं LD का मतलब यही होता है। तो कभी कभार बंदा किसी और कॉन्सेप्ट को लेकर भी MCQ सही लगा लेता है, किस जैसा मिलता जुलता कोई और कॉन्सेप्ट सोच लेता है, तो आंसर आ जाता है ऑटोमेटिकली। 1117 है, द फंक्शन ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन कार्स इज टू डैश। ये भी न्यू बुक का सवाल आ गया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। कैटालिटिक कन्वर्टर कार में लगा हो तो उसका क्या काम होता है? रिड्यूस पॉल्यूशन, बिल्कुल सही। पॉल्यूशन कम करता है, जो हार्मफुल एमिशंस होते हैं इनको रोकता है। 9 में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्लेटिनम का इस्तेमाल था ये असल में। ये दोबारा ये आ गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चल रही है लग रहा है सिर्फ, ये तो आई नहीं हमारे कोर्स में। द ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस बाय फॉसिल फ्यूल बर्निंग इज डैश, कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। 1119 है, ओजोन लेयर इज मेनली डैमेज्ड बाय डैश, CFC। 1120 है, द मेन पॉल्यूटेंट फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट इज डैश, कार्बन मोनोऑक्साइड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पॉल्यूटेंट। वह निकलता तो ज़्यादा CO2 है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर HCO पॉल्यूटेंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिक नेचर। यही है, देखते हैं ये C, क्योंकि वो पॉल्यूटेंट नहीं है ना। CO2 तो एक नॉर्मल चीज़ है हमारे लिए। 1121 है, द फोटोकेमिकल स्मॉग विच गैस प्लेज अ की रोल। स्मॉग पता है किसे कहते हैं? ये भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आ रहा है। स्मॉग पता है किसे कहते हैं? स्मॉग और फॉग का कॉम्बिनेशन होता है। तो फॉग तो एक अच्छी चीज़ है, धुंध जिसको हम कहते हैं, वो तो नॉर्मली होती है सर्दियों में। स्मॉग जब उसमें क्या चीज़ मिक्स हो जाती है, कौन सी गैस मिक्स हो जाती है? स्मॉग का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप, येलोइश ब्राउन टाइप का होता है ना स्मॉग। इनमें से कौन सी गैस येलोइश ब्राउन कलर की होती है? ऐसे सोच लें, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, गलत जवाब, बी ऑप्शन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के कलर होता है येलोइश ब्राउन, और जब ये गैस जब फॉग के साथ मिलती है तो जो फॉग का कलर होता है वो ब्राउन टाइप का हो जाता है, और वो एक पॉल्यूटेंट बन जाता है जिसको हम लोग स्मॉग कहते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग। 1122 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ब्रेक डाउन ड्यू टू डैश। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर किस वजह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं? जैसे बैक्टीरिया वगैरह करते हैं, मैंने सुना था। इसके अलावा और कौन करता है इसको? बैक्टीरिया के अलावा और डिकम्पोजिशन कौन करेगा? सनलाइट, एंजाइम, हाई प्रेशर, हीट ओनली। A और D तो शायद नहीं हो सकता, चूँकि सनलाइट और हीट तो एक ही चीज़ है। मिशन मेरे यहाँ से BC में से एक है। एंजाइम्स इसलिए हो सकता है कि वो जो बैक्टीरियाज में एंजाइम में क्या पता वो डिग्रेड करते हो, माइट भी पॉसिबल। सही है, वही हो गया। तो बैक्टीरिया ही एक तरह से साइनो बैक्टीरिया जो एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। 1123 है, द केमिकली इनर्ट कंपोनेंट ऑफ एयर, आर्गन, ठीक है, C ऑप्शन। हवा में होती है और इनर्ट है। 1124 अ हेट्रोपॉलीमर इज मेड ऑफ, बिल्कुल डिफरेंट मोनोमर्स, ये पढ़ा था हमने, B ऑप्शन। 1125 द मेजर सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इज डैश। सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कहाँ से पैदा होता है? B और C तो नहीं है, A और D में से एक है। या तो कोयले को जलाने से या तो कार के एग्जॉस्ट से। कार एग्जॉस्ट, A, बर्निंग ऑफ कोल।
कार एग्जॉस्ट से जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा पैदा होता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है बट कम मिकदार में होता है, लेकिन जब कोयला जलाते हैं तो बड़ी तादाद में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। जो कोयला ज़मीन के अंदर से निकलता है उसमें सल्फर भी बहुत सारा मिक्स होता है, दैट्स इट। 1126 है, विच टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर। तो बहुत आसान है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज कौन सा है भाई, अगला एमसीक्यूज है 1127, द रिपीटिंग यूनिट इन नायलॉन 6/6 इज डाइड फ्रॉम डैश। उसका मोनोमर बताइए नायलॉन 6/6 का। एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, बिल्कुल सही है ऑप्शन। 1128, द मेन पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन इज डैश। एसिड रेन वैसे हाँ बताइए क्या सही बोले, बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही, सल्फ्यूरस एसिड बनता है ना उसकी वजह से। 1129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। सेल्यूलोज, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन, प्लांट्स में मौजूद होता है सेल वॉल में। बायोगैस इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ। बायोगैस क्या होता है, सुना है बायोगैस का नाम कभी? नेचुरल गैस हो तो बायोगैस नहीं कहते। मतलब बायोगैस बनता है नॉर्मली जो यूरिया है ना, जैसे गाय का जो फसला होता है, डाइजेस्टिव वेस्ट होता है, ठीक है, उसको जब हम जलाते हैं ना, उसको जलाने से बायोगैस बनती है हमारे पास गांव देहात वगैरह में। इसलिए जानवरों के डाइजेस्टिव वेस्ट को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें क्या चीज़ होती है, मीथेन तो होगा ही होगा लाजमी, मीथेन तो होता है, तो सी ऑप्शन नहीं है। बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो बुझने में मदद देती है, गैस जलेगा ही नहीं, कॉमन सेंस। अब या तो ए है या तो डी है। नेचुरल गैस में भी यही होता है वैसे, देखते हैं। जब बी आ रहा है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा, क्योंकि बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चूँकि कार्बन होगा तो जो जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो चूँकि वो फ्यूल को वो जो जला रहे हैं फजला शायद ना, तो वो जो उसमें से CO2 गैस जो रिलीज़ हो रही है शायद उसके साथ मिक्स हो जाता है वो, इसलिए दोनों हैं। तो कम ही जलता होगा फिर तो, फिर CO2 तो एक्सटिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होती है ना, जलने के लिए तो इस्तेमाल होती ही नहीं है। तो इतना बेहतर फ्यूल नहीं होता ये। हाँ, बट गाँव देहात में जहाँ पर नेचुरल गैस नहीं है वहाँ जलाने के लिए फिर भी सही है, चलेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन, लेकिन ये आएगा नहीं, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है बिल्कुल ये क्वेश्चन, ये ऐसे ही नॉलेज के लिए बस है। 1131 है, द प्रोसेस यूज टू सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू कंपोनेंट्स, ये तो आसान है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 11432, द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन इज, ये तो बहुत आसान है, सी ऑप्शन हो गया O3। PVC स्टैंड्स फॉर, बहुत आसान, ए ऑप्शन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। 1134, आ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर इज वन दैट डैश। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो पढ़ाया था मैंने। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है? सॉफ्टन्स ऑन हीटिंग एंड हार्डन्स ऑन कूलिंग, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। 1135, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन सोप इज डैश। सोप में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है? देखिए सोप कैसे बनेगा, अगर हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उस पर किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा देते हैं, तो ये RCOONA प्लस वाटर, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सोप। तो ये यहाँ पर हमारे पास सोप बना। तो कौन सा इसमें आपको नहीं, देखो अल्कीन तो है नहीं, अमाइन तो है नहीं, ए या सी में से एक है, या तो एस्टर है, कार्बोक्सिलेट है, कार्बोक्सिलेट है क्योंकि R तो है नहीं उसके साथ, क्योंकि सी ऑप्शन होगा, कार्बोक्सिलेट आइन है या कार्बोक्सिलिक एसिड। फोटोकेमिकल स्मोक इज द रिजल्ट ऑफ, ये तो अभी बताया, स्मोक एंड फॉग, रिएक्शन ऑफ NOx एंड हाइड्रोकार्बन इन सनलाइट, यही होना चाहिए स्मोक एंड फॉग। वैसे NO2 का रिएक्शन सनलाइट से होता है, ये तो फोटोकेमिकल स्मोक होता है। ए भी सही है, बी भी सही है, इस तरह से दोनों सही है, लेकिन आएगा नहीं क्योंकि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारा है नहीं। द एलिमेंट यूज इन सोलर सेल, ये आएगा तो नहीं बट आसान है। सोलर सेल जो होता है, सोलर सिस्टम,
देखा होगा ना आपने छत पे जो लगा होता है उसमें किस चीज़ की प्लेटें होती हैं वो? सोलर देखा है ना, सोलर पैनल देखा है छत पे लगा हुआ किसी के, किस चीज़ की बना होता है वो? अब इतना आसान बोलो, जोर से बोलो। सिलिकॉन का बना होता है ना वो, पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, आपको ये पता है ना, होना चाहिए यार, इतना आसान है। सिलिकॉन का इतना चर्चा, हर जगह गली के कोने में सिलिकॉन लेके बैठे हैं वो लोग बेचने के लिए। ये लोग खरीद रहे हैं, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है उस चक्कर में। तो जितना देखो, जिस घर से तो देखो सिलिकॉन आए दिन पैनल लेकर आ रहे हैं, रिश्तेदार लोग, ये वो बराबर, पड़ोसी, आपके घर पे भी लगा होगा शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन हर कोई यूज़ कर रहा है सिलिकॉन। 1138, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? यार ये तो एलिमिनेशन कर सकते हैं कि ये जो है ना, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन तो नहीं है, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो ये बी वाला कुछ है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेटिन, ये होगा सी वाला। ये एलिमिनेशन ही से काम हो सकता है इसमें, क्योंकि बाकी ए, बी और डी तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये बहुत मशहूर बात है कि ये सबको मिट्टी जो है वो उसको डिकम्पोज नहीं कर पाती है। 1139 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट? प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पता है किसे कहते हैं? मैट्रिक में पढ़ा होगा आप लोगों ने। प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो डायरेक्टली वो गैस जो गाड़ियों वगैरह से धुआं निकल जा रहा है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। फिर प्राइमरी पॉल्यूटेंट मुख्तलिफ रिएक्शन करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना लेते हैं। तो गाड़ियों के धुएं से मेनली क्या निकल रहा होता है उसमें से? सी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बाकी सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैं जो बाद में बनते हैं। 1140 है, विच कंपाउंड कॉजेज ओजोन लेयर डिप्लेशन? तो हो गया सी ऑप्शन। 1114 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ग्रीन हाउस गैस इंडिकेटर? ये क्या चीज़ है भाई? ग्रीन हाउस गैस इंडिकेटर के तौर पे किसको इस्तेमाल किया जाता है? ये तो नहीं पता शायद। CO2 गैस रिस्पॉन्सिबल तो होती है सबसे ज़्यादा, लेकिन ये नहीं पता कि इसको हम इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं क्या है। बी ऑप्शन। अच्छा, मतलब उसकी क्या परसेंटेज है, उसी से पता लगेगा कि कितना ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सका है शायद। वही भी पॉसिबल, क्योंकि CO2 का ही कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है ग्रीन हाउस गैस में। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पता है क्या होता है? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? पता है क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं ना, क्या होता है? ये हीट ट्रैप हो जाती है ना कल कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इंक्रीज कंसंट्रेशन की वजह से, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन सब कोर्स में है नहीं आपके। ये है, अ कोपॉलीमर इज मेड अप ऑफ डैश। कोपॉलीमर बताया था क्या होता है? कोपॉलीमर आइडेंटिकल नहीं ना, टू और मोर डिफरेंट मोनोमर। हेट्रो जो होते हैं पॉलीमर्स वो कोपॉलीमर्स कहलाते हैं ना, जो डिफरेंट एटम से मिलकर, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट मोनोमर यूनिट से मिलकर बनते हैं। 1143, मेजर कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज डैश। वाटर पॉल्यूशन का ये भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आ गया। सबसे ज़्यादा किस वजह से पानी गंदा होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट की वजह से होता है ना शायद, बी ऑप्शन। ऑर्गेनिक वेस्ट जो हमारा होता है वो पानी को गंदा करता है। डबल विद द प्रोसेस ऑफ रिसाइक्लिंग प्लास्टिक टू फॉर्म यूजफुल मिनरल इज कॉल्ड। ये क्या है? ये ए और बी तो नहीं है, रीप्रोसेसिंग है या रीपोलिमराइजेशन में से कोई एक होगा। प्लास्टिक को रिसाइकिल करना क्या है? सी है, रीप्रोसेसिंग। तो आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक्स वगैरह होता है ना, उसमें हम लोग 3R रूल को फॉलो करते हैं। 3R रूल क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। वो जब भी प्लास्टिक की चीज़ें बनी होती है ना कभी कभार, उसमें इस तरह से ऐसे करके लोगो बना होता है, देखा होगा आपने? ऐसे करके लोगो देखा बना होता है, ऐसे करके लोगो देखा बना होता है प्लास्टिक में। ऐसे 3 एरो होता है जो घुमा हुआ होता है ट्रायंगल में। दिस कॉन्सेप्ट इज टेल्स यू अबाउट 3R कॉन्सेप्ट होता है। 3R कॉन्सेप्ट होता है ये, दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। मतलब प्लास्टिक का इस्तेमाल सबसे पहले तो आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, रिड्यूस करें, इस्तेमाल ही ना करें। अगर इस्तेमाल कर लिया तो रीयूज़ करें और दोबारा उसको किसी और इस्तेमाल में ले आए अपने घर पे, बजाय इसके कि आप उसको कचरों में फेंकें, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं वो। और अगर मान लें इस्तेमाल में भी नहीं ला रहे तो आप उसको रिसाइकिल कर दें, तब रिसाइकिल बिन में आप उसको डाल दें, ताकि उसको म्यूनिसिपल वाले उठा कर लेकर जाएँ, फिर उसको रीप्रोसेस करके किसी यूज़फुल मिनरल में कन्वर्ट कर दें, बजाय इसके कि उसको हम किसी डंपिंग साइट में डाल दें। तो प्लास्टिक का जो कचरा होता है वो अलग से उसके, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में तो हर कचरे के डस्टबिन में जाता है,
लेकिन पूरी दुनिया में आपने देखा होगा ना कि अलग अलग डस्टबिन रखे होते हैं, अलग अलग, मतलब गीले कचरे के लिए अलग, सूखे कचरे के लिए अलग, प्लास्टिक के लिए अलग रखा होता है। वो 3 अलग अलग कलर्स के लिखा हुआ भी होता है उसके ऊपर, तो उसमें अलग अलग डालते हैं। क्योंकि जब प्लास्टिक वाला है ना, उसको प्रोसेस के लिए भेज देते हैं, दोबारा से उससे हम प्लास्टिक बनाते हैं ताकि कम से कम जो है वो कचरा हम दुनिया में कर सकें। तो पाकिस्तान तो इतना सस्टेनेबिलिटी पर काम नहीं करता, इतने बाकी कंट्रीज़ कर रहे होते हैं, जो एजुकेटेड कंट्रीज़ हैं, तालीम याफ्ता ममालिक हैं, वो कर रहे होते हैं। पाकिस्तान तो है नहीं तालीम याफ्ता, तो फिर अलग तालीम डिग्री याफ्ता कंट्री है पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा डिग्री पाकिस्तान में दी जाती है थोक के हिसाब से। डिग्री के लिए मतलब कारखाने खोले हुए हमने, यूनिवर्सिटीज़ डिग्री पे डिग्री देते रहते हैं, लेकिन काम का बंदा नहीं होता कोई डिग्री लेकर भी। तो डिग्री तो बहुत है, डिग्री याफ्ता लोग तो बहुत है, पर तालीम याफ्ता लोग पाकिस्तान में बहुत कम है। इनको इराक़ी में तालीम है, डिग्री तो हर दूसरे बंदे के पास मिल जाएगी आपको। तो हो चुके आपको पता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, वो डिग्री देने की कंपनीज़ है, ऐसे डिग्री देते नहीं। तो लेकिन वही बात है, वो डिग्री सबसे पीस ऑफ पेपर है, रद्दी का कागज़ है। तो डिग्री तो हो जा रही है आपकी, लेकिन टिश्यू पेपर है वो, है ना। बहुत सारी डिग्रीज़, अब बड़ी डिग्रीज़ पाकिस्तान की जैसे हैं, जैसे PhD हो गई, या उसके जो थीसिस होता है, रिसर्च पेपर जिसको हम कहते हैं, PhD में लिखते हैं पाकिस्तान में, तो पूरी दुनिया उसको टिश्यू पेपर कहती है। पाकिस्तान से रिसर्च पेपर कोई आता है ना अमेरिका में, बोलता है देखो टिश्यू पेपर आ गया, तो टिश्यू पेपर की वैल्यू औकात है इसकी, क्योंकि हम लोग वो रिसर्च कर नहीं पाते, जो करनी है तो दुनिया जिस पे कर रही है। तो PhD या मास्टर्स पाकिस्तान उसके लिए अच्छा नहीं है, तो लोग बाहर जाते हैं ऐसा करने के लिए। पाकिस्तान में हद से ज़्यादा आपने ग्रेजुएशन कर ली बहुत है, उसके आगे की तालीम पाकिस्तान में बेकार है, हासिल करना कोई फ़ायदा नहीं। मजबूरी में कुछ लोग यहीं से करते हैं मास्टर्स PhD, लेकिन फ़ायदा नहीं है। अब जो लोग नहीं जा सकते बाहर, वो क्या करेंगे बेचारे, यहीं से करेंगे और क्या करेंगे। C ऑप्शन होगा, दिस इज रीप्रोसेसिंग, ठीक है। तो 1114 हो गया। 1145 है द मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट और हेल्थ इन डैश। एयर पॉल्यूटेंट का हमारे सेहत पर सबसे बड़ा क्या असर है? लंग्स डिजीज़ है, बिल्कुल सही, फेफड़े की बीमारियाँ अलग अलग किस्म की। 1146 बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स आर मेड अप ऑफ डैश। तो ये C होता है, वैसे लीनियर चेन्स होती हैं, छोड़ो उसको क्योंकि ये कोर्स में ही नहीं मिला हुआ था। क्या विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, B ऑप्शन, बाकी सारे हैं। 1148 है पॉलीस्टाइरिन इज मेड अप ऑफ द मोनोमर डैश। स्टाइरिन का पॉलीमर है पॉलीस्टाइरिन, जो विनाइल बेंजीन हमारे पास होता है, पढ़ा है ना ये। 1149 द मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन इज डैश। B हो गया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। 1150 द आइडेंटिकल अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक बैग्स और ग्रीन फ्यूचर इज डैश। प्लास्टिक बैग की जगह पर क्या इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए? जूट। जूट पता है क्या होता है? गोल्डन फाइबर भी इसको हम कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहा जाता है इसको। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए बांग्लादेश को कहा जाता था लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, जूट की सरजमीन। तो जूट देखा है, जूट की बोरियाँ देखी हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? जूट को भूल गया मैं, जूट को उर्दू में क्या बोला जाता है? याद ही नहीं आ रहा यार। बोरिया जो होती है ब्राउन कलर की, धागे धागे जिसके अंदर बहुत सारे होते हैं, धागा खींचो तो निकल भी आता है उसमें से। अब तो प्लास्टिक की आती है ज़्यादातर, लेकिन पहले जो है वो आपने देखा होगा कि वो जो कट्टे जो बनते हैं ना, कट्टा जिसको बोलते हैं, तो वो आया करता था, वो जूट से बना होता था। तो उस वो बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन महंगा होता है, इसलिए हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता उसको। लेकिन कह रहे हैं कि ज़्यादा अल्टरनेटिव आइडियल प्लास्टिक बैग के लिए कि आप जूट के बैग से इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप प्लास्टिक बैग यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक बैग हमारे जो है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है। सिंपल सी बात है ना, एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह, सेहत के लिए भी है, क्योंकि उसके जो माइक्रो पार्टिकल्स होता है वो कैंसर कॉज करता है बहुत ज़्यादा। जैसे चाय वगैरह प्लास्टिक के बैग्स पे दी जाती है, तो वो माइक्रो पार्टिकल्स उसमें आ जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा कैंसर कॉज करते हैं। कि चाय पीनी भी है बाहर से, तो आप प्लास्टिक के बैग में ना लें उसको, मतलब आप अपनी वहीं बैठ के पी लें कप में, बजाय इसके कि प्लास्टिक के बैग आपको मिले, क्योंकि वो हीट भी और जब हीट होगा ना तो वो ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहा होता है वो माइक्रो पार्टिकल्स को अपने अंदर, तो आगे जाकर वो कैंसर का बाइस बनता है किसी भी बॉडी के लिए। उसके बाद 1151 है इन एसिड रेन द pH ऑफ वाटर टिपिकली ड्रॉप्स बिलो डैश। एसिड 5.6 बेटा सही है, C ऑप्शन। 1152 द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज डिफाइंड एज डैश। फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू पता नहीं क्या होती है, B ऑप्शन हीट प्रोड्यूस पर यूनिट मास।
आएगा नहीं, ये छोड़ दो उसको। 1153 है विच फॉसिल फ्यूल हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट पर ग्राम। 1 ग्राम में सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन दे सकता है? कौन सा फॉसिल फ्यूल? कोल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, क्या कौन दे सकता है? तो वैसे तुक्का मारे, देखते हैं क्या लगता है। नेचुरल गैस से सही है, कैसे बता आपको? तुक्का लगा, तुक्का सही है। नेक्स्ट है अ फ्यूल सेल कन्वर्ट्स डैश। ये तो उसमें था, फर्स्ट ईयर में होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा चैप्टर 12 में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फ्यूल सेल पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो वाटर है जिसमें यूज़ किया जाता था। तो क्या करता था? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो। 1155 द यूनिट ऑफ एनर्जी कॉमनली यूज इन कैलोरीमेट्री। किलो जूल पर मोल यूज़ करते हैं, बी ऑप्शन। If 5 ग्राम ऑफ मीथेन गिव्स ऑफ 220 किलो जूल ऑफ हीट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एनर्जी पर ग्राम? 5 ग्राम 220 कर रहा है तो 1 ग्राम कितना करेगा? तो ये मैथमेटिक्स हो गया। 220 को डिवाइड कर दो 5 से तो 1 ग्राम का आ जाएगा। तो 220 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 यहाँ आ गया, 44 आ गया। ये तो मैथ्स का सवाल हो गया। 44 किलो जूल पर मोल। द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड इज अबाउट। ये कितना होता है भाई? ये तो रट्टा है, पता है किसी को? पता नहीं। सी ऑप्शन हो गया 460। बट ऐसा तो सबकी अलग होती है बॉन्ड एनर्जी, किसी की सेम तो होती नहीं है। याद नहीं करते इसको, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की बॉन्ड एनर्जी कितने बॉन्ड एनर्जी आप याद करेंगे, सबकी अलग है। 1158 कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्टेन, दिस इंडिकेट्स डैश। ये डेल्टा एच क्या शो कर रहा है? एक्सोथर्मिक है, ये बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। 1159 बायोमास एनर्जी इज कंसिडर्ड रिन्यूएबल बिकॉज डैश। बायोमास वही जो गाय के फजले से बना रहे हैं ना, बायोफ्यूल, तो वो रिन्यूएबल क्यों होता है? लिमिटेड तो है नहीं, तो रिन्यूएबल कैसे होगा? ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक कहाँ से होगा? ये तो सी होना चाहिए ना, इट जनरेट्स इन शॉर्ट टाइम। जो ये गाय जो है दोबारा घास खाएगा, दोबारा फजला क्रिएट करेगा, जितनी बार घास खाएगा उतनी बार उसका वेस्ट निकलेगा, तो उतना ज़्यादा बनाते रहेंगे उससे, तो शॉर्ट टाइम में बार बार वो रिपीट होता रहेगा। तो साइकिल होगा दैट, जैसे साइकिल होता होगा कुछ उसका, उसके लिए आस। 1160 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गुड फ्यूल। इसमें से कौन सी अच्छी फ्यूल की प्रॉपर्टी नहीं है? प्रोड्यूसेस स्मोक, धुआं जितना निकालेगा उतना ख़राब फ्यूल होगा, ज़ाहिर सी बात। 1161 वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन इन डेवलपिंग कंट्रीज इज डैश। इंडोर एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? बी ऑप्शन होना चाहिए शायद, कुकिंग विद बायोमास। गांव देहात में करते हैं वैसा ऐसा, लेकिन हमारे यहाँ तो बायोमास का सवाल नहीं होता। 1162 है द मेन पर्पज ऑफ कैटालिटिक रिफॉर्मिंग इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज डैश। ये तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ा होगा ना आपने, इंप्रूव ऑक्टेन हीटिंग हो जाएगा, सी ऑप्शन। 1163 इन द इक्वेशन नंबर 890 किलो जूल रिप्रेजेंट्स डैश। अब इसमें इस तरह से कर लेते हैं, CH4 प्लस O2, ये बन गया CO2 प्लस H2O, और डेल्टा H यहाँ पर आ गया माइनस का 890 किलो जूल पर मोल। अब ये क्या शो कर रहा है इस रिएक्शन के अंदर? सी ऑप्शन हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन शो कर रहा है ये। कोई भी क्वेश्चन इस तरह से होगी इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैस बट नॉट एसिडिक। इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है लेकिन वो एसिडिक नहीं है? सी ऑप्शन, मीथेन हो गया, बिल्कुल सही। तो इन्वायरमेंटली आ रहा है सारा लाइन से धड़ा धड़ा, बिल्कुल। द प्रोसेस ऑफ लिक्विफाइंग पेट्रोलियम LPG इन्वॉल्व्स डैश। LPG जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो किस प्रोसेस से हमारा बनता है? हीटिंग से तो बनेगा नहीं, चूँकि कंडेंस करते हैं ना उसको, कूलिंग, कंप्रेसिंग, कंप्रेसिंग से शायद बनेगा, कंप्रेस करेंगे तो, सी ऑप्शन। ऑक्टेन नंबर इज द मेजर ऑफ डैश। सी नॉकिंग रेजिस्टेंस। 1167 डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल मेनली बी प्रोड्यूस डैश। सी ऑप्शन हो जाएगा, कोक, कोल टार एंड गैस। 1168 रिटर्न अ केमिकल रिएक्शन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज डैश।
सी ऑप्शन हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। 1169 विच गैस इज यूज इन वेल्डिंग ड्यू टू इट्स हाई फ्लेम टेम्परेचर? ये तो किया था पिछली क्लास में, एसिटाइलिन, जिसको हम लोग इथाइन भी कहते हैं, बिल्कुल सही। 1170 विच इज़ अ नॉन रिन्यूएबल फ्यूल? कोल हो गया, सी ऑप्शन। फॉसिल फ्यूल सारे। इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट? कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? ट्रिपल बॉन्ड, सी ऑप्शन। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डैश। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है केमिकल रिएक्शन में, वो क्या कहलाती है? बी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। 1173 द हीट रिलीज और एब्सॉर्ब इन अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड डैश। बी ऑप्शन। चारों गलत है असल में, बी नहीं होगा। एंथैल्पी तो नहीं होगा, एंथैल्पी चेंज होगा ना भाई, एंथैल्पी चेंज बोलेंगे ना, डेल्टा एच जो हमारे पास होता है। और दिस इज करेक्ट, वरना चारों गलत है। एंथैल्पी अलग चीज़ होती है। एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, while एंथैल्पी चेंज इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सही है, तो फ़र्क है ना, माइन्यूट सा एक फ़र्क है, लेकिन है एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज में। 1174 है, नॉकिंग इज इन इंजन इज कॉज्ड बाय डैश। ए ऑप्शन। नहीं, ए क्यों है, थोड़ी ना। देखो ए और डी तो नहीं है, बी और सी में से एक है, ये तो आपको ये पता है। इरेगुलर इग्निशन, यस, कभी तेज जलता है कभी स्लो जलता है तो नॉकिंग प्रोड्यूस होती है। द प्रोसेस ऑफ ब्लेंडिंग फ्यूल्स इज टू डैश। ब्लेंडिंग फ्यूल क्या मतलब क्या? ये शायद सी होगा, वही है, रिफॉर्मिंग की बात कर रहे हैं। 1176 1 मोल ऑफ एनिक एसिड एसटीपी ऑक्यूपाइज डैश। 22.4 लीटर। क्लियर है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स इज डैश। डायरेक्ट आंसर बता दो उसका। तो चलो मैं इसका लिख देता हूँ आंसर। 6.02 एक्सपोनेंट 23, 1.204 एक्सपोनेंट 24, 3.01 एक्सपोनेंट 23, 2.408 एक्सपोनेंट 24। क्या आंसर होगा इसमें? बी ऑप्शन होगा। अच्छा, इसमें ये तो नहीं बता रहे कि किसके 2 मोल्स में, तो आपने बी ऑप्शन कैसे कह दिया? जोर से बोले। सेम होंगे ना, बोले वो कुछ भी हो उसके आगे। अब 2 मोल्स ऑफ कार्बन दे, ऑक्सीजन दे, कार्बन डाइऑक्साइड दे, वाटर दे, ग्लूकोज दे, चूँकि मोल सेम होते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं एवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग। तो बस सही है, तो ज़रूरत ही नहीं थी इसमें कि हमें सब्सटेंस पता लगे। हाँ, अगर मास देता ना कि भाई 64 ग्राम ऑफ इसमें बताइए, उसमें हम नहीं बता सकते, उसमें हमें ज़रूरी होता है कि मोलर मास निकालते तो मोल निकलता ना फिर। तो ये तो बी हो गया, सही है। व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ है? अच्छा, वो अपनी मर्जी से डाल देते हैं। अब देखो, उसको हम जवाब ही नहीं दे सकते। 1 मोल क्या? अब 1 मोल अगर दे देता NaOH, उसका आंसर हो जाता है 40। अगर 1 मोल दे देता KOH, उसका 56 ग्राम हो जाता। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट देता तो ये हो जाता 60। किसका होता है? एसिटिक एसिड का। ऐसे मैं बता रही, ये फेमस कंपाउंड है जिनके ये होता है, किसी और के भी हो सकते हैं, बट ये फेमस कंपाउंड्स। क्या पता कैल्शियम दे देता NaOH के बजाय, तो उसका भी तो 40 ही होता। सही बात है ना, तो मल्टीपल चीज़ों के अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आंसर छोड़ो, उसको जो भी आसानी होगा, जो भी होगा। अ कंपाउंड कंटेन्स 12 ग्राम कार्बन और 2 ग्राम हाइड्रोजन। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो पिछली बार तो बहुत बार ऐसा सवाल हमने किया है, अब तो जल्दी से बता सकते हैं ना। 12 ग्राम है तो सबसे पहले इसके परसेंटेज निकालेंगे। क्या कह रहे हो? पहले परसेंटेज निकालेंगे ना भाई, क्या करेंगे? 12 ग्राम, हाँ, डी ऑप्शन। क्यों? नहीं ना,
एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रहे हैं और ये केमिकल फार्मूले का बता रहे हैं आप। क्या हम इससे ये इसको दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आ जाएगा हमारे पास MFM। एक कंपाउंड कह रहे हैं कि इसका 12 ग्राम उसमें कार्बन है और 2 ग्राम हाइड्रोजनों को प्लस कर दे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आ जाएगा ना भाई, आना चाहिए ना। 14 हो गया मान लेते हैं कि, लेकिन 14 तो किसी का होता ही नहीं है। हाँ कम से कम 16 होगा, मीथेन भी होगा तो। चलो CH2 देख लेते हैं। CH2 जैसे कि आप क्या अपना CH2 बता रहे हैं, CH2 एम्पिरिकल फार्मूला है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकलेगा हमारा फिर? ये क्वेश्चन शायद इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे। C2H6 है तो CH3 अगर एम्पिरिकल फार्मूला है तो मान लेते हैं C2H6 तो उसमें 12 ग्राम कार्बन और 2 ग्राम हाइड्रोजन कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं, ये सवाल ही गलत है। क्वेश्चन में मसला है, ठीक है छोड़ दो उसको। ये गलत है ना, इसको थोड़ा सॉल्व किया नहीं जा सकता जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रहे हैं। अगर ये बोलते हैं कि कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला में ये है तो समझ में आता है। दूसरा बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन डैश इज डैश। अब ये तो लिखना पड़ेगा तो पता लगेगा कि किस में पूछ रहे हैं Fe का। तो ऑक्सीडेशन नंबर Fe इन Fe2O3 इसमें बता दी, Fe+3 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी का पूछ रहे होंगे शायद, फेरिक ऑक्साइड है ना ये। नेक्स्ट है 1181 रिडॉक्स रिएक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स डैश। रिडॉक्स रिएक्शन में हमेशा क्या होता है बोले? हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस इन दिस रिएक्शन? छोड़े, रिएक्शन दिया नहीं है, बाद में देखते हैं। 1183 विच एनवायरमेंटल इशू इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल से कौन सा एनवायरमेंटल इशू डायरेक्टली कनेक्ट होगा? देखो फ्यूल को जब इनकम्प्लीट कंबशन की जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और जो कि स्मोक फॉर्मेशन की एक बड़ी वजह होती है, तो सी होना चाहिए, स्मोक फॉर्मेशन। इन द रिएक्शन द वैल्यू ऑफ 572 किलोजूल रिप्रेजेंट्स। पता नहीं, इसमें इक्वेशन नहीं दी है, अपनी मर्ज़ी से बना लेते हैं, फिर आप बता दीजिएगा कि क्या होगा आंसर इसका। मैं खुद ही बना देता हूँ अपनी मर्ज़ी से। H2O लिक्विड हो गया ये हमारा, और ये हमारा बन रहा है H2O गैस, और डेल्टा H हमारे पास आ गया प्लस का 572 किलोजूल। क्या है बताइए? ये 572 किलोजूल क्या है इन चारों में से? डी है, हेट ऑफ वेपराइजेशन है, जो वेपराइज कर रहे हैं इसको हम लोग। इसमें तो उन्होंने कुछ और दिया हुआ, मैंने अपने मर्जी से डाला। टेम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज डायरेक्ट बता सकते हैं, ऑप्शन की नीड तो आई नहीं। CH2O। इसके बाद द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन डैश इज अप्रोक्सीमेटली। अब कार्बन की किसने पूछ रहा है, सवाल में मेंशन नहीं है तो नहीं बता सकता। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मेनी एटम्स? ये तो डायरेक्ट आंसर बता दें, इसका ऑप्शन तो है नहीं, डायरेक्ट बता दें इसका आंसर कि 1 मोल नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? डायरेक्ट बताएं। हाँ बोलिए। अरे गलत जवाब दे दिया अल्लाह के बंदे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 है। इतना आसान भी आप लोग इतना गलत जवाब देंगे? ये भी समझाऊं मैं आपको बैठ के। आप हाइड्रोजन गैस N2 हो गया, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बोल रहा है और एटम पूछ रहा है आपसे, मॉलिक्यूल थोड़ी ना पूछ रहा है। अब इतना तो हाजिर दिमाग रखना है ना भाई। अब इतने आसान सवाल गलत करोगे तो अफसोस के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा ज़िंदगी। फिर आप बोलोगे यार कि यार हमने इतना गलत कर दिया, इतना आसान। 1188 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैस? तो इतनी बार आ गया कि हम ए या बी और डी तो नहीं है क्या? सी नहीं होगा क्या? वाटर वेपर या नाइट्रोजन?
नाइट्रोजन। वाटर वेपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रीन हाउस, क्योंकि वाटर वेपर की अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, वो हीट को अब्जॉर्ब कर सकता है। तो वाटर वेपर भी हीट को ट्रैप करता है, तभी तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है। हब्स होते तो गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है, हब्स हो जाता है ना मौसम कभी, ह्यूमिड वेदर जो होता है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो गर्मी ज़्यादा क्यों लगती है, जो कभी हीट को ट्रैप कर लेता है अपने पास है। तो फील्स लाइक टेम्परेचर बढ़ जाता है। देखते हैं कि मोबाइल में आता है टेम्परेचर 30 डिग्री होता है, फील्स लाइक 40 आ रहा होता है जून जुलाई में। अब बोलते सर बच्चा सर ये फील लाइक क्या है सर, ये 50-55 डिग्री आ रहा है, ऐसा तो 30 डिग्री लिखा हुआ, इतनी खतरनाक गर्मी लग रही है, तो रियल फील लिखा होता है इतना, मोबाइल के नीचे है ना जब लॉक करते तो लिखा हुआ था रियल फील इतना। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वो ट्रैप करता है ना उसको, क्या ह्यूमिड ज़्यादा तो उससे। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, तुम लोग क्या दिमाग लगाते हो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। कॉमन चीज़ें जो हमारे आसपास चल रही है उसमें तो गलत नहीं जवाब देना बेटा। 11189 अ फ्यूल बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, दिस इंडिकेट्स डैश। फ्यूल ब्लू फ्लेम से कब जलता है, जैसे कि सुई गैस वगैरह भी कभी कभार ब्लू फ्लेम से जल रही होती है, कभी येलो फ्लेम से। तो ब्लू फ्लेम से कब जलती है? कंप्लीट कंबसन, बिल्कुल सही। इनकम्प्लीट कंबसन होती है ना तो फिर वो येलो फ्लेम आ रहा होता है। अगर गैस कम आ रही होती है ना तो येलो येलो कलर होता है। जब गैस जाने वाली होती है ना 9:30 बजे, तो गैस से कलर चेंज हो जाता है जलने का, वो ब्लू येलो येलो हो जाता है। और जब सुबह करोगे तो एकदम ब्लू कलर की गैस आ रही होती है, फुल गैस आ रही होती है, देखा है कभी? तो जब गैस का कलर येलो हो जाए समझ जाओ बस 10 मिनट में गैस जाने वाली है, जल्दी खाना पका लो। हमारे घर में तो ये ट्रिक यूज़ किया जाता है इसको, गैस आने का पता मैं ऐसे ही मतलब घर में बताता हूँ कि आप कलर चेक कर लो फ्लेम का। केमिस्ट्री का काम आता है ना, घर पे भी काम आती है केमिस्ट्री। अब लोग समझते हैं यार ये रॉकेट साइंस कोई नहीं है, सिंपल केमिस्ट्री है, ठीक है। तो घर में किचन में भी देखो केमिस्ट्री काम आ रही है। कहते हैं लड़कियों को हांडी चूल्हा करना चाहिए, हांडी चूल्हा करने में भी केमिस्ट्री आ रही है, इसको पता लग रहा है कि गैस कब जाने वाली है, रोटी कब बनाना है कब नहीं बनाना है। तो लड़कियों का तो हांडी चूल्हा करने में भी पढ़ाई काम आ रही है। देखो उनसे बेहतर है जो बिना पढ़े लिखे खाना पका रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, रेसिपी देखनी होती कभी कभार इंग्लिश में आगे तो देख लिया पढ़े लिखे बंदे ने, पढ़ लिया। अब जो नहीं पढ़ी लिखी औरत है वो तो देख ही नहीं पाएगी रेसिपी में क्या हो रहा है, इंग्लिश में लिखा होता है कभी कभार। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें खाना पकाने में भी पढ़ाई चाहिए। रसोई घर में भी जाने के लिए मतलब ऐसा नहीं कि आप इलिटरेट होंगे, उसमें ही पढ़ाई की ज़रूरत है आजकल। एक से एक ऐसे ओवन आ गए, माइक्रोवेव वगैरह, कि बिना पढ़ाई के आप उसको चला ही नहीं सकते। उसमें इतना ऑप्शन होता है माइक्रोवेव में, ओवन के अंदर टेम्परेचर है, डिले है, क्या है, टाइमर है। अब एक इलिटरेट बंदा तो समझ ही नहीं पाएगा उसमें क्या चल रहा है, उसको सीखना पड़ेगा पहले, किसी को बुला के पढ़े लिखे बंदे कि कैसे चलता है। तो आजकल वही बहुत ज़माना चला गया कि लकड़ी से खाना पकाते थे, अब हर चीज़ टेक्नोलॉजी वाली आ गई है, तो खाना पकाने में भी टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसमें पढ़ना पड़ता है उसमें भी तो वो अलग बात है। तो 1190 विच एलिमेंट एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द सेम कंपाउंड। ये दोनों तो नहीं है, डी हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये तो बहुत बार आ गया। रिडॉक्स टाइट्रेशन में इंडिकेटर ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? रिडॉक्स पर इंडिकेटर तो यूज़ होता ही नहीं है, बल्कि क्या यूज़ होता है उसकी जगह पर? इटसेल्फ। जो सही बोल रहे बोलो ना, पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ होता है ना, KMnO4, सी ऑप्शन। इटसेल्फ इंडिकेटर यूज़ होता है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास इन वाटर, ये तो हो गया ना, निकाला था। वाटर में बाय मास नहीं निकाला था, वाटर H2O है ना, ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा? सिर्फ 16 हो गया, डिवाइड बाई 18 किया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया इसको, तो आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 6 2 8 16, 2 9 18, 8/9 मल्टीप्लाई बाय 100, तो निकालना पड़ेगा 8/9 कितना आएगा। तो 8 हो गया ये हमारे पास। 8/9 मतलब लगभग 1 के आसपास आया, ये लगभग 1 के आसपास ही आएगा ना ये। अच्छा 1 से लेकिन छोटी वैल्यू होगी ना, चलो 8/9 कर लेते हैं। तो 0 पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले, तो उसमें 9 के टेबल में 80 आता है, 9 9 से 81 आता है ना, 0.9 कर लेते हैं यार, 0.89% हो जाएगा। इतना क्या पढ़ना चाहिए लेना, सी ऑप्शन। इतना पूरा सॉल्व कौन करता है बैठे? 1193 विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर एंड आल्सो ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, जो आग बुझाने में यूज होती है, एक्सटिंग्विश करने के लिए। 1194 द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। डायरेक्ट बता दो एटम्स, गलत नहीं बताना। 18 ग्राम पानी में कितना है? 18 ग्राम मतलब एक मोल पानी हो गया। 1 मोल पानी में टोटल एटम कितना होगा? अरे पागल वागल हो गए, 3 आने होगा अल्लाह के बंदे, 3 आने होगा ना। 1.806 एक्सपोनेंट 24, नहीं समझ में आई बात?
तो 6.02 कहाँ से निकाल लो आप? पूरा सॉल्व तो नहीं करूँगा मैं यहाँ पर इसको, तो H2O है ना, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसके 3 टाइम्स होंगे, तो ये हो गया, यही ऑप्शन में हो कुछ ना कुछ। थोड़ा इसमें न्यूमेरिकल तो इतना आसान है, इसमें दिमाग लगाओ थोड़ा सा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन डैश? KMnO4 में बता दो यार, +7 हो गया। और अगर ये होता K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, तो इसमें +6 निकल जाता। और अगर ये होता है MnCl2 तो इसमें क्या निकलता? +2 निकलता है MnCl2 में। और अगर MnO2 अगर होता तो ये -4 और ये तो किस में पूछ रहा है मुझे पता नहीं है इसमें, कि मैंगनीज क्लोराइड में पूछ रहे हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड में पूछ रहे हैं, पोटेशियम मैग्नेट में या पोटेशियम पर मैग्नेट, कोई भी होगा, लेकिन बस आंसर पता लग गया ना यार, आता है ना हमें करना, दैट्स इट काफ़ी। तो देखो अभी 1195 MCQs हो गए, 1200 की तरफ जाने वाले हैं। तो MCQs कोई भी आ जाए ना, आपको सॉल्व करना है, आपको छोड़ना नहीं है। इसमें से बहुत सारे MCQs आउट ऑफ द सिलेबस भी आ रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं, और सिलेबस वाले तो हो ही जाने, वो तो हमने पढ़ाई है। तो कहने का मकसद इसको आप करें, लाजमी करें, और कॉन्सेप्ट प्रॉपर रखें, अपना कॉन्सेप्ट अच्छा रखेंगे, ठीक रखेंगे ना, तो कोई भी आंसर गलत नहीं करेंगे, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्रोपोर्शनेशन? वो Cl2 वाला रिएक्शन होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन, Cl2 + H2 HCl HOCl। अब वो ऑप्शन नहीं हटा दिया मैंने। द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज अफेक्टेड बाय डैश? गैस के वॉल्यूम को क्या चीज़ अफेक्ट करती है? दोनों ही करेगी, पॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, दोनों ही। विच हैज़ द स्मॉलेस्ट मोलर मास? छोड़ दो, निकाल ही लेंगे, स्मॉलेस्ट मोलर मास निकल जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन किसी में बोलेगा, निकाल लेंगे, छोड़ो, इतना आसान में मैं ऑप्शन नहीं डालूंगा। मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ पता ही नहीं क्या है, चलो छोड़ो, ये भी हो जाएगा। तो जो हो जाएगा मैं तो दिखा दे रहा हूँ, आप सॉल्व नहीं कर रहे, टाइम जल्दी हो जाएगा हमारा। ठीक है, 1200 हो गए हैं, 1200 50 MCQs बाकी हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ डैश, सब कुछ भी होगा, आ जाएगा ये। द नंबर ऑफ आइंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ डैश इन सॉल्यूशन? ये भी नहीं, छोड़ दो। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन, अब ये HClO में पूछेगा, किसी में पूछेगा, आ जाएगा HClO4 में, छोड़ दो। वैसे भी आसान है, बहुत बार कर लिया यार, ये सब मैं दिखा के बता रहा हूँ। द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, या डायरेक्ट बता दो। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6 का 180 होता है, सी ऑप्शन। जड़ लगाओ बस, 1205। द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन रिलीज, ये क्या है भाई, रट्टा है ये तो, याद है किसी को? क्या आएगा तो नहीं, फिर भी याद है किसी को? 285 नहीं, C 890, जरूरत नहीं, याद नहीं है, क्योंकि सबकी अलग हीट ऑफ कंबशन होती है, कौन याद करेगा? इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, छोड़ दो इसको, दोबारा से आ गया हो कुछ, ये वो KMnO4 होगा, तभी डी ऑप्शन आ रहा है। द बेसिसिटी ऑफ डैश इज, HCl लेगा तो 1, H2SO4 लेगा 2, H3PO4 लेगा तो 3, अब B आया तो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होगा सब सवाल में, ठीक है। ये सब हो चुका है, इसमें कुछ बार बार बताने की चीज़ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? अब इस देखेंगे, इसमें आगे लिखा होगा, सबसे हाईएस्ट बता देंगे। वैसे मेरे लिहाज से KMnO4 में Mn+7 निकल जाएगा, इसके इतना ज़्यादा तो और किसी का वैसे भी नहीं होता। मैंगनीज का ही हाईएस्ट आता है +7, तो डी आ गया +7। ऑप्शन की कभी कभार रीड ही नहीं होती है, हमें पता होता है क्या आंसर आने वाला है। कभी कभार इतना बेसिक सा सवाल आ जाता है कि हमें ऑलरेडी पता होता है यही आंसर। 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन हाउ मेनी फार्मूला यूनिट? ये तो बड़ा आसान, ऐसे ही बताओ आंसर। फार्मूला यूनिट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज फार्मूला यूनिट? बताओ तो सही, क्या होता है फार्मूला यूनिट? क्रिस्टल्स को कहते हैं। तो 1 मोल NaCl में कितने क्रिस्टल होंगे? क्रिस्टल आइंस नहीं पूछ रहे, क्रिस्टल, जोर से बोलें। 6.02 एक्सपोनेंट 23 होंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल होता है, आयनिक कंपाउंड में क्रिस्टल होता है। पता है ये सब बात, एक्सप्लेन तो नहीं करूँ मैं इस बात को, 9 के बच्चों को बताता हूँ ये सब भाई। तो ऑप्शन नहीं, उसको हटा देते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव 3 मोल CO2 एंड 4 मोल FH2O। द हाइड्रोकार्बन इज डैश। इसमें ऑप्शन चाहिए थे, उसके बिना हम कर ही नहीं सकते। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स विल गैस ऑक्यूपाई STP? 2 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 का डबल हो जाएगा, 44.8 सी ऑप्शन। 1213 विच इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन नहीं हटा दें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्सेस हो गया सी ऑप्शन।
पता है, मुझे पता है, आप जानते हैं, इसलिए मैं पूछ नहीं रहा आपसे। ऑक्सीजन में सल्फर है, सल्फ्यूरिक एसिड में बोला तो +6, +4 बोला तो SO2 में पूछ रहा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड में +4, छोड़ो उसको। द मोस्ट एक्टिव एलिमेंट इन निडॉक्स सीरीज इज डैश। सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है इन चारों में से? बहुत आसान, पोटेशियम हो गया, अल्कली मेटल आर मोस्ट रिएक्टिव। 1217 चेंज, पता नहीं चेंजेस कलर फ्रॉम, किसका कलर पूछ रहा है, किससे चेंज हो रही है, इंडिकेटर है। हो सकता है कलर पता नहीं इंडिकेटर का, मतलब पता, इसमें दो चीज़ें मिसिंग है कि इंडिकेटर कौन सा है और चेंज किस में आ रहा है, दोनों चीज़ें मिसिंग है। तो से कलर किस में, ये तो कलरलेस तो सिर्फ उसमें होता है, कलरलेस तो सिर्फ फिनोल्फथलीन में होता है ना। देखो लिटमस पेपर होता है रेड ब्लू होता है, RBP, CPC, RPG, RYO। तो कलरलेस टू पर्पल तो पॉसिबल ही नहीं, कलरलेस टू पर्पल पॉसिबल ही नहीं, ये सभी। पिंक टू ग्रीन RPG, ओके, पिंक टू ग्रीन यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है, अगर न्यूट्रल से बेसिक हो रहा होगा तो उस वक्त में पिंक से वो ग्रीन हो जाएगा, सही है। तो पता नहीं, ये पर्पल टू कलरलेस तो होता ही नहीं है, ये तो पिंक टू कलरलेस होगा, पर्पल से कलरलेस कोई कलर चेंज नहीं है। पिंक से कलरलेस है, वो फिनोल्फथलीन के अंदर होता है। 1218 है द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड, बता दो यार, HNO3 में कितना होता है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर? +5 हो जाएगा, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन यही होगा। विच स्पीशीज अंडरगो ऑक्सीडेशन, छोड़ दो उसको, ऑप्शन नहीं है। 1220 है द मोलर मास ऑफ डैश इज, ये पता नहीं कौन सा ऑप्शन है, कुछ ना कुछ होगा, छोड़ो हटाओ उसमें। मोलर मास तो निकालना आता है ना सबको, मॉलिक्यूलर मास तो बच्चों वाली चीज़ है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम, मान लो कि कुछ भी पूछ रहा होगा तो आ जाएगा, सही है। ऑक्सीडेशन में निकालना आता है तो मैं MCQs नहीं करा रहा इसके। विच गैस हैज द लोएस्ट डेंसिटी एट STP, ऑप्शंस नहीं है, ये सारा ऑप्शन तो है ही नहीं आगे, मोलर मास इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहे, चलो छोड़ो। विच ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑक्सीजन, ये बता दो, ये आसान है, ये वाला बताओ, 1225 कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता ऑक्सीजन का? +4 नहीं होता, बाकी सब तो होते हैं ना भाई, डी ऑप्शन। लास्ट 25 MCQs है, छोड़ दो, ऑप्शन नहीं है। हाँ, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन होगा इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन क्या है? C3H8, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, बना CO2 + H2O। बैलेंस करने के लिए इधर 3 लगा दिया, हाइड्रोजन 8 है, इधर 4 लगा दिया, ऑक्सीजन हो गया 3 × 6 6 4 10, यहाँ 5 लगा दिया, तो 32 × 5 कितना हो गया? 5 × 2 = 10, 5 6 7 और 1 8, 80। क्या गलत कर दिया क्या? 32 और 5 हो जाएगा ना, 5 × 2 = 10, 6 और 4 10, 5 × 2 = 10, 5 6 7 8 और 90, 90 ग्राम होगा। क्या ऑप्शन आ रहा है? C 160 ग्राम 1 मिनट। प्रोपेन यही है C3H8, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, रिक्वायर्ड पूछ रहे हैं ना, तो यही होगा, सिंपल सी बात है, CO2 और H2O। 3 हो गया, हाइड्रोजन 8 है, 4 × 2 = 8, 8 लगा दिया, 3 × 6 6 4 10, 10, 5 × 2 = 10, ये 32 हो गया, × 5, 32 5, 90 होना चाहिए भाई, 90 होना चाहिए ना भाई इसका। हाँ, क्या लिख रहे हैं इसमें? ये 32 5 से मल्टीप्लाई करके ये वाले 60 कर रहा है, ये है हमारा आई 32 मल्टीप्लाई करके वो 60 डाल रहा है। तो AI कभी भी हमारे दिमाग से आगे नहीं जा सकते, कुछ भी कर लो। तो लोग बोलते AI करे, तो AI तो ऐसा चल रहा है, अब देखो सिंपल वर्क करे, इतने देर से हमारा कैलकुलेटर कर लेगा 32 5 सा, ठीक है। होता है ऐसा, वो कोई उसका होता है एल्गोरिथम, कुछ डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो Cl2 वाला रिएक्शन हो गया, हटाओ उसको। हाइड्रोकार्बन गिव्स अ 1:1 रेशियो ऑफ टू ऑन कंबस्टन, द फार्मूला इज लाइकली, पता नहीं, छोड़ो उसको, ऑप्शन नहीं है, अब ऑप्शन ही नहीं लग रहा है किसी में, छोड़ दो ये सब, छोड़ दो, ऐसे भी इतना कर लिया, अब थक गए, दिल भी नहीं कर रहा करने का। 134 में ऑप्शन आ रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1234 है। विच मॉलिक्यूल हैज़ ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड?
ए, यहाँ मीथेन, सी ऑप्शन। छोड़ दो ये ऑप्शन, जिसमें नहीं है वो नहीं देख रहा मैं। हाँ डी है। 1 2 3 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन? रेट पे कौन सी चीज़ अफेक्ट नहीं करती? रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो आसान है। रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन सी चीज़ अफेक्ट नहीं करती? जोर से बोले, सही बोल रहे हैं भाई, टाइम नहीं, जोर से बोले। मसला हो गया क्या सवाल में कुछ? क्या रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा नहीं होता उसमें से? एटॉमिक नंबर और क्या? डी ऑप्शन। इतना सोच क्या रहे हो? 1.5 मोल सैंपल ऑफ गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज डैश 22.4 11.2 प्लस कर दो 33.6 करके कुछ आ जाएगा। बी ऑप्शन सही है, हो जाएगा ना ये छोड़ दो इसको, नहीं ऑप्शन नहीं है। विच पॉलीमर इज फॉर्म फ्रॉम अमीनो एसिड? बहुत आसान है, प्रोटीन, सी ऑप्शन। 1240। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या? सी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज फुली, बिल्कुल सही। 1241 इन रिडॉक्स रिएक्शन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द सब्सटेंस इज डैश। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? खुद रिड्यूस होता है, बता गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन इन, अब किसने पूछा है, छोड़ो। द बॉन्ड विथ हाईएस्ट पोलैरिटी, सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा? हाईएस्ट पोलैरिटी किसमें होगी? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। सी ऑप्शन हो जाएगा, OH। 1244 छोड़ दो उसको। 12445 विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल्स। इसमें से कौन सा काम कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं करता? अभी तो पढ़ाया था। सी, प्रोड्यूस मोर CO2। हाँ, इंक्रीज फुल एफिशिएंसी। हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी को नहीं बढ़ाता है, बाकी CO2 तो प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिक गैसेज ये हैं तो इनको ख़त्म करता है। CO2 तो रिलीज हो रही होती है उसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड। इन अ रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन चेंज फ्रॉम -3 to +5, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट? -3 से +5 में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे? पाँच, 6, 7, 8 हो जाएंगे। ये 6 क्यों हो रहे हैं? -3 से +5 पे जा रहे हैं ना भाई। 8 होने चाहिए। 3 उधर से निकला, 5 उधर से निकला, 8 होने चाहिए। 1247 छोड़ दो, 1248 छोड़ दो, 1249 छोड़ दो, 1250। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कंप्लीट कंबशन इज डैश। कंप्लीट कंबशन जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना भाई, उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +4 आ जाएगी। सी ऑप्शन। ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ 1250 MCQs। तो उसमें से ज़्यादातर तो ऑप्शन थे ही नहीं, अच्छा हुआ टाइम भी इतना नहीं था, ना ज़रूरत थी करने की। बस वहाँ की बात। तो बस ये केमिस्ट्री के MCQs हमारे कवर अप हो गए, जो सीरीज़ में चला रहा था। 8वां लेक्चर होगा ये, और 8वें लेक्चर पे कवर अप हो जाएगा हमारा। बाकी कल FLP का मैंने आपको बता दिया है, फुल लेंथ पेपर हमारा कल हो गए। दोबारा से मैं अनाउंस कर देता हूँ, आप क्लास में आखिरी में आए हो ना, तो 3 से 5 हमारी जो है ना वो होगी, 3 से 5.5 सॉरी। 180 MCQs होंगे उसके अंदर। सारा PMDC सिलेबस का जो पैटर्न है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, सोशियोलॉजिकल, रीजनिंग, ये सारे उसमें जो है हमारे मौजूद होंगे। तो कल आपको इस तरह से 3 to 5:30 आपको ये टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। तो तैयारी कर ले घर जाके जितना हो सके। तो फुल लेंथ बिल्कुल MD कैट के पैटर्न पे होता है ये, ताकि आपको पता लग जाए कि आप कितने अभी तैयार हैं। 180 में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं MD कैट के अंदर, तो आपको पता लग जाएगा। अगर आप 180 में से 150 प्लस सिक्योर कर लेते हैं तो मतलब आप सेफ जोन पे हैं हर वक्त। FLP में 150 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो बहुत होता है ये, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी तैयारी उस तरह की नहीं जो 5 अक्टूबर में आपकी तैयारी होगी। तो उस पर अगर 150 प्लस करेंगे तो वहाँ 160 प्लस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और 160 प्लस और आपके A+ में अगर ग्रेड्स हैं तो आप आराम से MBBS अटेंड कर सकते हैं कराची के गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। सही है। बाकी तो चीज़ें वही हैं जो चीज़ थी सारी।
तो उसमें कुछ नया नोटिफिकेशन तो है नहीं, MD कैट है बस, वो इंतज़ार है 5 अक्टूबर में जब हमारा टेस्ट है। प्रैक्टिस वगैरह बस वो करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके। तो प्रैक्टिस तो यकीनन कर रहे होंगे आप, कि मैंने भी PDF आपको भेजे, और चाहिए अगर वो सारे कर लें तो बताना, और भी भेज दूँगा, मसला नहीं है। PDF का तो एक ख़जाना होता है जो मौजूद होता है, लेकिन वो कोशिश करें कि पहले जितना है उतना तो करें, सिर्फ लेके जमा करते रहेंगे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। 1000 चीज़ें, कितनी प्रैक्टिस करोगे आप, और हर चीज़ हर मटेरियल रेलेवेंट है भी नहीं कि जिसको प्रैक्टिस की जाए। अब इसमें इतने MCQs हैं जो मैंने बताया कि नहीं आएगा, लेकिन डले हुए। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं हमें पता नहीं चल रहा होता ये आएगा कि नहीं आएगा, तो टीचर को ही पता होता है कि ये आ सकता है ये नहीं आ सकता।